गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल का टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति जो है उससे संबंधित जो वर्ग हैं उन पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुद्रास्फीति से आशय साधारण भाषा के अंदर महंगाई से लिया जाता है। यानी अगर चीज़ों के रेट बढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। यानी जो चीज़ें आज हम कम प्राइस के अंदर खरीद पाते हैं वो आने वाले थोड़े टाइम के अंदर महंगी हो जाती हैं, तो इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति से आशय वस्तुओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि से है, यानी ऐसी वृद्धि जो निरंतर चलती रहती है। चीज़ें महंगी होती हैं, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम होता है। मुद्रास्फीति को जब हम देखते हैं तो वो हम अपने देश के संबंध में देखते हैं। अब जो ये मुद्रास्फीति है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो ये अलग अलग वर्गों पे अलग अलग इफेक्ट डालेगी। वर्गों से आशय क्या है, जैसे उत्पादक वर्ग हो गए, उपभोक्ता हो गया, कर्मचारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां करने वाले लोग होते हैं उन पे इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये आज के ट्यूटोरियल का हमारा अध्ययन करने का विषय रहेगा। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुद्रास्फीति या जो इन्फ्लेशन है इसका हर वर्ग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। जैसे कुछ वर्ग होते हैं जो लाभान्वित भी होते हैं, कुछ वर्गों पे इसका इफेक्ट नेगेटिव आता है। तो अलग अलग करके हम एक एक वर्ग के अंदर देखेंगे कि इसका इफेक्ट अर्थव्यवस्था पे क्या रहता है। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। एक तरफ आपको वर्ग बताए गए हैं और उसका प्रभाव बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं उत्पादक वर्ग की। उत्पादक वर्ग से ऐसे क्या है, जो उत्पादन करता है किसी चीज़ का, या हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन। तो इस पे इसका इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, सकारात्मक प्रभाव रहता है। इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे रहेगा, मुद्रास्फीति में आपको क्या बताया कि चीज़ों के रेट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। आप एक उत्पादक हैं या एक प्रोड्यूसर हैं या एक बिजनेसमैन है, आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। अगर उसके रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे तो आप उसका उत्पादन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, नेचुरल सी बात, आप उसका उत्पादन बढ़ाएंगे। तो क्योंकि आपको लाभ अब ज़्यादा हो रहा है, पहले की तुलना में आप उस चीज़ को महंगी बेच रहे हैं। तो उत्पादक वर्ग क्या होता है, इसमें लाभान्वित होता है और वो और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित भी होता है। तो मुद्रास्फीति का जो इफेक्ट आता है जो प्रोड्यूसर वर्ग है उसके ऊपर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं उपभोक्ता वर्ग की। उपभोक्ता वर्ग के ऊपर इसका इफेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है, जबकि उत्पादक वर्ग पे इसका इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव। उपभोक्ता वर्ग पे नेगेटिव कैसे रहेगा, तो देखिए, आप एक कंज्यूमर हैं, पहले आप एक पेन खरीद रहे थे 5 रुपये में, अब आपको जब मुद्रास्फीति होगी वो पेन महंगा होगा या सस्ता होगा, महंगा होगा। पहले की तुलना में आपको उसके लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उपभोक्ता को क्या होती है, इससे हानि होती है। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा उपभोक्ता पे, नकारात्मक या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि पहले की तुलना में उसके लिए वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है। या हम कहें कि उपभोक्ता की आय क्या है, निश्चित है, लेकिन चीज़ों के रेट क्या हो रहे हैं, मुद्रास्फीति के कारण बढ़ रहे हैं। अब जब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं तो उसी आय के अंदर उसका सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उपभोक्ता वर्ग पे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहता है। अब बात करते हैं निश्चित आय वाले। कुछ जो किसी देश के लोग होते हैं उनकी आय फिक्स होती है, कुछ अनिश्चित आय वाले होते हैं। तो ऐसे नागरिक जिनकी आय क्या है, निश्चित है, फिक्स इनकम है, उस पर मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट क्या आएगा। तो आप समझिए कि जब आपकी आय निश्चित है, यानी उतनी ही आय है, और आपको वस्तुएं अब क्या क्या मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं पहले की तुलना में। किसके कारण, इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के रेट ज़्यादा हो गए। तो आय तो आपकी उतनी है, लेकिन पहले जो वस्तुएं आप खरीद पा रहे थे, क्या वो अब आप खरीद पाओगे, उतने रेट के अंदर वो नहीं खरीद पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आय तो निश्चित है, आय तो बढ़ नहीं रही है, तो आपको वस्तुओं का उपभोग घटाना पड़ेगा। यानी जो निश्चित आय वाले हैं उस पर मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट क्या आएगा, नकारात्मक इम्पैक्ट आएगा। इसी तरीके से पेंशन भोगी हैं तो उन पर भी क्या इम्पैक्ट रहेगा, नकारात्मक, क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए भी क्या होता है, साधारण अर्थ में एक फिक्स इनकम उनकी होती है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो आयात में क्या होती है, मुद्रास्फीति की जब होती है तो वृद्धि होती है। हालांकि कुछ जगह आपको ये कंफ्यूज करेगी ये बात,
क्योंकि जब हम इसको मुद्रा के अवमूल्यन से जोड़ के देखने लगते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन में भी क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिराया जाता है जिससे चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन वो तो जानबूझ के किया जाता है मुद्रा का अवमूल्यन, जबकि वो किसके संबंध में होता है, दूसरे देश की मुद्रा के संबंध में होता है, हमारे देश के संबंध में नहीं होता वो। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की। और मुद्रास्फीति का से क्या है कि हमारी वस्तुएं यहाँ पर महंगी हुई है, ना कि हमारी मुद्रा का मूल्य गिरे। तो जब हमारे यहाँ पे वस्तुएं महंगी होती हैं तो जो बाहर से वस्तुएं आ रही थी वो अब क्या लगने लगती हैं, सस्ती लगने लगती हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो पेन है था वो हमें 4 रुपये मिल रहा था और बाहर के देश से कोई पेन हमारे पास आ रहा था वो 6 रुपये का था। अब हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति के कारण चीज़ों के रेट बढ़ने लग गए, अब पेन 7 रुपये का हो गया, जबकि जो विदेश से पेन आ रहा है वो अभी भी कितने में आ रहा है, 6 में आ रहा है। तो आप क्या कौन सा पेन परचेज करना पसंद करोगे, 7 रुपये वाला या 6 रुपये वाला? नेचुरल सी बात है, इससे आयात क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं या बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी खुद की चीज़ें हमारे देश के अंदर क्या हो रही हैं, महंगी हो रही हैं। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को कि उत्पादक वर्ग को इससे क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो आकर्षित होता है किसके लिए, अधिक उत्पादन के लिए। उपभोक्ता वर्ग पे इस पर क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसकी वस्तुएं, वही वस्तुएं उसे अब महंगी मिलने लगती हैं। जिसकी इनकम फिक्स है उस पर इम्पैक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उतनी ही आय के अंदर अब वो वस्तुएं उतना खरीदने में सक्षम नहीं है। और पेंशन भोगी पे भी इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। और आयात में इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखते हैं कुछ और वर्गों के ऊपर मुद्रास्फीति का प्रभाव। अभी हमने देखा आयात पे, तो निर्यात पे क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो निर्यात में क्या होगी, कमी, क्योंकि हमारी वस्तुएं हमारे देश के अंदर जब महंगी बन रही हैं, तो जब बनी महंगी रही है तो हम उन्हें विदेशों में सस्ती थोड़ी बेच पाएंगे जब तक गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी ना दी जाए। तो अगर साधारण कंडीशंस में हम देखें तो हमारी वस्तुएं जब महंगी बन रही हैं तो विदेशों में भी वो क्या होंगी, महंगी होंगी। और ऐसा कौन सा देश होगा जो महंगी वस्तुएं हमारे देश से परचेज करेगा? जब आप आयात निर्यात की बात करते हैं तो वही वस्तुएं स्टैंड करती है जो प्रतियोगी प्राइस के अंदर होती हैं। तो निर्यात इससे क्या होते हैं, आपके कम होने लगते हैं। अब बात करते हैं ऋणी और ऋणदाता वर्ग की। कुछ लोग लोन देते हैं, देने वाले होते हैं, और कुछ लोग लोन लेते हैं। तो जो ऋणी है, यानी जिसने लोन लिया है, जिसको बाद में उसका पैसा चुकाना है, उसको क्या होता है, लाभ होता है। कैसे लाभ? मान लीजिए आपने 1 तारीख को, 1 जनवरी को लोन लिया और धीरे धीरे चीज़ों के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे चीज़ों के रेट बढ़ने लगते हैं तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिरने लगता है। जिस टाइम आपने लोन लिया उस टाइम जो मुद्रा का मूल्य था, या उस चीज़ से आपने जो शॉपिंग की या जो परचेज किया, जो उत्पादन किया, और आपको चुकाना है 1 साल के बाद में उतना ही पैसा, तो जब आप वो पैसा चुकाओगे तो तुलनात्मक रूप से जो 1 जनवरी में जो आपने उससे उत्पादन किया उसकी तुलना में आपको क्या करना पड़ता है, कम चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें थोड़े पुराने टाइम की, हमारे फादर के टाइम की या फिर अपने दादाजी के टाइम की, तो उस टाइम के अंदर 10 रुपये या 100 रुपये मान लो किसी ने लोन लिया था और उसी टाइम उसको चुकाना पड़ता तो उसको काफ़ी परेशानी होती। लेकिन उसी 100 रुपये को अगर आज चुकाना हो तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो साधारण अर्थ के अंदर जो ऋणी होता है उसको लाभ होता है, और ऋणदाता जो होता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसने जब जिस टाइम पैसा दिया था उसके पैसे की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन आज मुद्रास्फीति के कारण उसे जो मुद्रा वापस मिल रही है उसका उतना मूल्य नहीं है। हालांकि इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट फैक्टर आता है, ब्याज इसी चीज़ का ही मूल्य होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन होती है वो ब्याज की तुलना में ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ऋणी वर्ग को लाभ और ऋणदाता वर्ग को नुकसान होता है। इसी तरह से जो देनदार है उसको लाभ और लेनदार है उसको नुकसान होता है। देनदार यानी जिसको देना है, एक तरह से ऋणी कह सकते हैं, और लेनदार एक तरह से हम इसको ऋणदाता कहते हैं, जिसको लेना है। तो देनदार है, उसने शुरू में लिया, उसको वापस चुकाना है, तो उसको क्या होगा, एक तरह से क्या है, ऋणी है। और लेनदार को क्या होता है नुकसान होता है। तो ये थे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट। आयात में क्या होती है, वृद्धि, निर्यात में कमी, क्योंकि हमारे वस्तुओं के मूल्य तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो जाते हैं, प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते। ऋणी को क्या होगा, लाभ, ऋणदाता को हानि या नुकसान। इसी तरीके से देनदार को लाभ और लेनदार को नुकसान होता है। कुछ अन्य वर्ग के बारे में देख लेते हैं। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, उनमें जैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको कि निम्न में से कौन से वर्ग को
मुद्रास्फीति से लाभ होता है या कौन से वर्ग को मुद्रास्फीति से हानि होती है। निम्न में से ऐसे समूह को छांटिए जो मुद्रास्फीति के कारण फ़ायदे में रहता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो हमें ये कुछ क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं बांड धारक या डिबेंचर धारक को। तो एक तरह से क्या होता है, जब आप किसी को लोन वगैरह देते हैं तो उसके बदले क्या होता है, एक बॉन्ड लिखा जाता है कि इतने रुपए मैंने इससे लिए और इतने टाइम में इसको चुकाने का वचन देता हूँ। तो ये बॉन्ड धारक कौन होगा, जो पैसा दे रहा है वही तो होगा। जिसके पास बॉन्ड किसके पास रहेगा भी, आप किसी को लिखे दे रहे हैं स्टाम्प के ऊपर कि ठीक है मैंने आपसे पैसे लिए और मैं आपको वापस चुकाऊंगा, इस तरीके से बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड धारक को क्या होगा, जो पैसा देने वाला है या जो ऋणदाता है उसको क्या होगा, नुकसान होता है। सरकारी खर्च, साधारण रूप से जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और उसकी कुछ इनकम होती है। लेकिन मुद्रास्फीति है तो चीज़ों के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। जब मुद्रास्फीति है तो सभी वस्तुओं के मूल्य क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो जो अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना है या जो आधारभूत ढांचे का विकास करना है, तो उसके लिए उसको जो वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी वो उसे क्या मिलेगी, अब महंगी मिलेगी। तो गवर्नमेंट का खर्चा इससे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, गवर्नमेंट के खर्चे में वृद्धि होती है। रोजगार में क्या होती है, मुद्रास्फीति से वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है, आपको शुरू में बताया गया कि उत्पादक वर्ग जो होता है उसको क्या होता है, इससे लाभ होता है। वो क्या करता है, उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट करता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होंगे, रोजगार भी अधिक मिलेगा। रोजगार मिलेंगे तो लोगों की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये माना जाता है कि जब मुद्रास्फीति शुरुआती दौर में होती है, थोड़ी बढ़ रही होती है, तो उस टाइम रोजगार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कर राजस्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है वो भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं लेनदार की। तो लेनदार को क्या होगा, नुकसान होता है। देनदार को क्या होता है, जो ऋण देने वाला है, ऋण जिसको चुकाना है उसको क्या होता है, लाभ होता है। और लेनदार जिसने पहले लोन दिया था और वो वापस अपना रुपया प्राप्त करेगा, तो लेनदार को क्या होता है, नुकसान होता है। बांड धारक या डिबेंचर धारक को क्या होगा आपका इसमें, नुकसान, क्योंकि वो क्या है, देने वाला है। तो इसमें इसको क्या होता है, नुकसान होता है। सरकारी खर्च में क्या होती है, वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि, और लेनदार को क्या होता है, इसमें नुकसान होता है। तो ये थे मुद्रास्फीति के इम्पैक्ट। अब मुद्रास्फीति कितनी रहे, ये कैसे फाइनल किया जाएगी, कितना मुद्रास्फीति हो या मुद्रास्फीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, जो विकसित होने की ओर अग्रसर है, तो उसमें कुछ मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए। अब वो कितनी हो, तो वो ना ही तो इतनी अधिक हो कि चीज़ों के रेट इतने बढ़ने लग जाएं कि लोग उसे खरीद ना पाएँ, और ना ही वो इतनी कम होनी चाहिए कि जो उत्पादक वर्ग है उसको कोई प्रोत्साहन ही ना मिले और वो उत्पादन करना ही बंद कर दे। तो कैसे फाइनल की जाए, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई, उर्जित पटेल कमेटी। और उर्जित पटेल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो मुद्रास्फीति है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 4 ± 2, ये उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया। इस क्राइटेरिया से क्या हो कि मिनिमम आपकी कितनी हो सकती है, 2, और मैक्सिमम 6। यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति अगर रहती है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छी है, यानी कम से कम 2 और अधिकतम 6। अगर 6 से ज़्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ती हुई फिर क्या करेगी, चीज़ों के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि अर्थव्यवस्था को ही डामाडोल कर देंगे, जिससे मुद्रा का मूल्य भी क्या होता है, गिरता है। और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से नीचे चली जाएगी तो जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनका लाभ नहीं बढ़ेगा, तो वो उत्पादन नहीं करेंगे तो रोज़गार नहीं बढ़ेंगे, और रोज़गार नहीं बढ़ेंगे तो आय नहीं बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे कैसे, और लोग खरीदेंगे नहीं तो उत्पादक जो है वो उत्पादन करेगा क्यों। तो ये एक चक्कर बन जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। हल्की फुल्की इन्फ्लेशन है, जिससे चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो उत्पादक वर्ग उसको उत्पादन करने और बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है। जब उत्पादन ज़्यादा करता है तो रोज़गार जनरेट होते हैं, तो आय जनरेट होती है, और वो आय वापस किस पे खर्च होती है, उन वस्तुओं को खरीदने के ऊपर खर्च की जाती है। जब मांग बढ़ती है तो फिर से वापस उत्पादन बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था में क्या रहती है, वृद्धि रहती है। तो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार 4 ± 2 एक रेट इन्होंने फाइनल की कि इतनी अगर मुद्रास्फीति रहती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए
अच्छी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।